हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेज विद सरिता। सो आज हमारा एस्टेट पीजीटी कॉमर्स एमसीक्यू सीरीज़ का डे 19 है और क्वेश्चन नंबर 368 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 369 से। देखो, मुझे भी आप लोगों से थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और बस इतना ही सपोर्ट चाहिए होता है मुझे आप लोगों से। बाकी मैं ऐसे ही रेगुलर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेज है वो लाती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। विच सोर्स डॉक्यूमेंट इज इश्यूड इफ अ कस्टमर रिटर्न्स गुड प्रीवियसली इनवॉइस्ड और कस्टमर इज अलाउड फर्दर डिस्काउंट। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अगर कोई कस्टमर खरीदा हुआ माल वापस कर दे या फिर सेलर है वो बाद में फर्दर डिस्काउंट कस्टमर को अलाउड कर दे, तो उस केस में जो सेलर है वो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेगा। ऑप्शंस है डेबिट नोट, कैश वाउचर, क्रेडिट वाउचर या फिर क्रेडिट नोट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रेडिट नोट। देखो, जब कोई भी कस्टमर देखो, एक कस्टमर होता है और एक होता है सेलर। तो कोई भी अगर कस्टमर है वो गुड्स रिटर्न कर देता है सेलर को, तो उस केस में अब जो सेलर है उसको कुछ पैसे वापस देने पड़ेंगे कस्टमर को। और अगर कस्टमर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लेता है सेलर से, तो उस केस में भी सेलर को कुछ पैसे हैं जो कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट करने पड़ते हैं। तो दोनों ही केसेस में सेलर कस्टमर को कुछ पैसे वापस देता है, मीन्स क्रेडिट करता है। तो जब पैसे क्रेडिट करेगा तो इसलिए उसको बोलते हैं क्रेडिट नोट। तो जब भी कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे पैसे, तो उस टाइम सेलर क्रेडिट नोट इशू करता है। ठीक है, देखो सिंपल लैंग्वेज में फिर से बताती हूँ। क्रेडिट नोट का मतलब होता है कि कस्टमर का जो पेएबल अमाउंट है ना, वो अब कम कर दिया गया, कस्टमर को पेमेंट अब कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस केस में क्रेडिट नोट इशू होगा। नेक्स्ट, प्रिंस लिमिटेड वांट्स टू प्रिपेयर इट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट सोल्ड इक्विपमेंट ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹60,000 at a gain of ₹8,000. The amount to be reported in its cash flow statement under investing activity. देखो, क्वेश्चन में आपसे पूछा है, कंपनी ने एक है ना इक्विपमेंट सेल किया, तो उसकी बुक वैल्यू थी 60,000 रुपये, ये है बुक वैल्यू, और उसको 8,000 के गेन पे सेल किया है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इन्वेस्टिंग जो एक्टिविटी है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर में कितना अमाउंट शो होगा। देखो, जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते हैं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक्चुअल कैश रिसीव्ड है ना, वो शो होता है, एक्चुअल कैश रिसीव्ड और एक्चुअल कैश पेमेंट। बुक वैल्यू शो नहीं होती। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, बुक वैल्यू प्लस में प्रॉफिट, उसको हम सेलिंग प्राइस को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर में शो करेंगे। इसलिए यहाँ पे आएगा अमाउंट 60 + 8,000, 68,000 अमाउंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर कवर होगा। इतने का हमने इक्विपमेंट सेल किया है। ठीक है, सेलिंग प्राइस आती है हमेशा, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रामा लिमिटेड फॉरफिटेड 40 शेयर्स ऑफ ₹10 ऑन विच 7 वर कॉल्ड and the shareholder had paid 5 of these. 30 shares were reissued at ₹6 per share and the amount transferred to capital reserve account will be. देखो, क्वेश्चन में क्या बताया है कि शेयर्स फॉरफिट हुए हैं। ठीक है, फिर उनमें से कुछ शेयर्स को हमने दोबारा इशू किया, तो अब आपको बताना है कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। देखो, आपको ये कैलकुलेशन करनी है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कितने शेयर्स फॉरफिट किए, 40 शेयर। तो 40 शेयर जो फॉरफिट हुए हैं उस पे शेयर होल्डर ने ₹5 पे कर दिए। ठीक है, तो ₹5 पे कर दिए, तो जितने रुपए रिसीव हो गए उनको ट्रांसफ़र करेंगे हम फॉरफीचर अकाउंट में। तो फॉरफीचर अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र होगा, फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा 40 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹5। ₹5 रिसीव हुए हैं, तो ये अमाउंट आ जाएगा ₹200। ये तो गया हमारा फॉरफीचर अकाउंट में। उसके बाद अब इनमें से जो 40 शेयर्स फॉरफिट हुए थे, इनमें से 30 शेयर्स हमने री इशू कर दिए। तो री इशू कितने पे हुए हैं, ₹6 पे। मान लेते हैं कि शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है और ₹6 पे उन्होंने री इशू किए हैं। ठीक है,
मतलब कंपनी ने 4 रुपये का डिस्काउंट दिया है, 6 रुपये में इशू किया मतलब 4 रुपये डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट जो किया है वो कितना अमाउंट हो जाएगा डिस्काउंट का? डिस्काउंट का अमाउंट हुआ 30 शेयर और मल्टीप्लाई बाय 4 रुपीज़, तो ये हो गया 120 रुपये। 120 रुपये का डिस्काउंट दिया। अब ध्यान दो, कैपिटल रिजर्व में सिर्फ उतना ही फॉरफीचर अमाउंट ट्रांसफ़र होता है जो शेयर्स री इशू हुए हैं। जितने शेयर्स री इशू हुए हैं ना, उसी के प्रपोर्शन में अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो अब देखो 40 शेयर्स का फॉरफीचर हुआ था, मतलब 200 रुपये हमारे पास फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे। उनमें से 30 शेयर्स को रीइश्यू किया और 120 रुपये डिस्काउंट थे। तो जो 120 रुपये है ना, ये कहाँ से एडजस्ट होंगे डिस्काउंट के? ये एडजस्ट होंगे आपको फॉरफीचर अकाउंट से। ठीक है, तो फॉरफीचर में पूरे 200 से एडजस्ट नहीं करेंगे, एडजस्ट करेंगे प्रपोर्शनेट। 200 रुपये फॉरफीचर जो शेयर का अमाउंट है वो 40 शेयर का था, तो 30 का कितना हुआ बताओ कितना हुआ? तो 30 का हो गया 150 रुपये। ठीक है, तो 150 रुपये हमारा फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट आ गया जो कि री इशू हुए हैं, जिसमें से 120 रुपये डिस्काउंट के लेस कर देंगे, तो 30 रुपये बचा, वो ट्रांसफ़र होगा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 रुपीज़। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर प्रोविजंस। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो प्रोविजंस के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए है, इट इज़ क्रिएटेड फॉर नॉन लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू करंट अकाउंटिंग ईयर पीरियड, द अमाउंट ऑफ विच इज़ नॉट सर्टेन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रोविजंस हैं वो नॉन लाइबिलिटी के लिए हैं, क्योंकि जो भी प्रोविजंस बनाते हैं उनकी हमें पता है कि किस लाइबिलिटी के लिए है। ठीक है, उनकी लाइबिलिटी हमें पता होती है, लेकिन जो लाइबिलिटी अराइज होगी ये नहीं पता कि वो कितने अमाउंट से होगी। तो जो उसका अमाउंट है ना, वो अमाउंट नॉट सर्टेन, तो उसका अमाउंट है ना वो सर्टेन नहीं होता, हमें पहले से नहीं पता होता, इसलिए ये वाला तो सही है। नेक्स्ट इट रिड्यूसेस टैक्सेबल प्रॉफिट्स। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रोविजंस क्रिएट करने से प्रॉफिट है ना वो कम हो जाता है, इसलिए टैक्सेबल प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इट इज़ मेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, सम आर ऑल्सो मैंडेटरी अंडर लॉ। तो ये स्टेटमेंट कहता है कि जो प्रोविजंस है ना, प्रोविजंस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाए जाते हैं, तो ये वाला रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। प्रोविजंस है ना वो फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन को जो स्ट्रॉन्ग करते हैं वो करते हैं रिजर्व्स, प्रोविजंस नहीं करते, रिजर्व्स करते हैं, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी डी भी सही है, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो प्रोविजंस होते हैं उनको प्रॉफिट के अगेंस्ट हम चार्ज करते हैं, तो ये वाला सही है। तो जो रॉन्ग आंसर है वो है सी। नेक्स्ट है, रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ विच कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। तो आपको बताना है कि जो रिजर्व कैपिटल है, रिजर्व कैपिटल किस कैपिटल का पार्ट होती है, स्पेशली कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पे किसके अंडर आएगी रिजर्व कैपिटल? इशूड कैपिटल के, ऑथराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल या फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल? देखो, जो रिजर्व कैपिटल होती है ना, रिजर्व कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम पे शेयर होल्डर्स से मंगवाती है। सो ये जो अमाउंट है ये सब्सक्राइब्ड जो कैपिटल होती है इसका पार्ट माना जाता है। बस ये रिजर्व रखा जाता है, इस रिजर्व कैपिटल को बस रिजर्व रखा जाएगा, बाकी पार्ट ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल का ही होता है, क्योंकि इसको वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगवाया जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट है, डैश आर द कस्टम यूसेस और प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय अकाउंटेंट्स एज अ गाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम जो कस्टम प्रैक्टिसेस और जो मेथड हम फॉलो करते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। जो भी देखो, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब होता है कि वो प्रिंसिपल्स और वो प्रैक्टिसेस जो अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम फॉलो करता है, जैसे कंसिस्टेंसी,
कंजर्वेटिज्म, डिस्क्लोजर, ये सारे अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। इनमें से कौन सी प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स कहलाती है? कैश बुक, लेजर, सेल्स बुक या फिर पासबुक? तो देखो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेजर, क्योंकि लेजर अकाउंटिंग की जो एक प्रिंसिपल बुक है लेजर, ठीक है, ये प्रिंसिपल बुक मानी जाती है। और एक होती है सब्सिडरी बुक, तो सब्सिडरी बुक में कौन कौन सा आता है? सब्सिडरी बुक में आते हैं कैश बुक, सेल्स बुक, और प्रिंसिपल बुक में कौन सा आएगा? लेजर। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड एंड कैंसिलेशन ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड आर रिकॉर्डेड थ्रू। देखो, जब डिस्काउंट रिसीव होता है या फिर हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं या फिर डिस्काउंट को कैंसिल करना हो, तो ये सारी एंट्रीज किस बुक में रिकॉर्ड होती हैं? जर्नल प्रॉपर में, कैश बुक पे, बैंक अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबाउ? कहाँ पे रिकॉर्ड होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड या फिर कैंसिलेशन ऑफ डिस्काउंट? देखो ये जो सारे ट्रांजेक्शन है ना, ये रिकॉर्ड होते हैं हमारे जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ या फिर वो कोई स्पेशल नेचर का ट्रांजेक्शन है, जैसे स्पेशल नेचर के ट्रांजेक्शन है, तो ये जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रोल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन कंपनी फॉर्मेशन। तो इनमें से कौन सा है जो अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है MOA का रोल, कि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का रोल कौन सा है, इनमें से बताना है आपको। ए है, इट आउटलाइंस द कंपनीज इंटरनल रूल्स, रेगुलेशंस एंड गवर्निंग इट्स मैनेजमेंट। तो ये काम होता है AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। MOA का काम नहीं होता ये। इसका क्या मतलब है? इसका काम है मतलब है कि कंपनी के अंदर मैनेजमेंट कैसे चलेगा, डायरेक्टर्स के पास क्या पावर होंगी, मीटिंग्स कैसे होंगी, तो ये सारा डिसाइड करता है AOA। तो ये गलत है। नेक्स्ट है, इट एक्ट्स एज अ चार्टर ऑफ कंपनी डिफाइनिंग इट्स रिलेशनशिप विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड द स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटीज़। इसका मतलब है कि जो MOA है ये बताता है कि कंपनी का बेसिक चार्टर कैसा है, ये बताएगा कि कंपनी क्या काम कर सकती है, किस लिमिट में काम करेगी, और आउटसाइड जो वर्ल्ड है उसके साथ उसका रिलेशन कैसा होगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, MOA का ये एक्चुअल रोल है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस सी को और डी को भी देख लेते हैं। इट सर्टिफाइज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी गिविंग इट्स लीगल एग्जिस्टेंस। तो लीगल एग्जिस्टेंस कौन देता है? ये देता है कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसका क्या मतलब है? कंपनी ऑफिशियली रजिस्टर हो गई और उसका लीगल एग्जिस्टेंस मिल गया, तो ये कौन बताता है? ये बताता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये MOA नहीं है। इट इज़ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एक्वायरिंग अ बिजनेस लाइसेंस फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज़। तो ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि MOA क्या है? MOA जो है वो लोकल अथॉरिटीज़ से बिजनेस लाइसेंस लेने के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन जो MOA है वो मेनली कंपनी फॉर्मेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए लाइसेंस इशू करने वाला डॉक्यूमेंट नहीं होता। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, ABC आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 7:5:4. C died on 30th June 2022 and profit for the accounting year is 24,000. How much share in profit for the period from 1st April to 30th June will be credited to C's account? देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? A और B और C तीन पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, और C की डेथ हो गई 30 जून को, ठीक है। 30 जून को उसकी डेथ हो गई, और इस साल का जो पूरे साल का प्रॉफिट है वो 24,000 है, और आपको बताना है कि 1 अप्रैल से और 30 जून तक जो C के अकाउंट में हम कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट का, आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो पूरे साल का प्रॉफिट कितना है? 24,000 दे रखा है, और 1 अप्रैल से 30 जून 3 महीने, तो 3 महीने का प्रॉफिट C के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 6,000 आ गया 3 मंथ्स का प्रॉफिट। अब आपको कैलकुलेट करना है कि C का शेयर कितना है, तो C का शेयर कितना है? 4/16,
ठीक है, तो ये हो गया 1500। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1500 अमाउंट है वो हम सी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस। इनमें से रेशियो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है इफेक्टिव डायरेक्शन। तो ये रेशियो एनालिसिस का ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये एक मैनेजमेंट का फंक्शन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा क्योंकि इसने पूछा है नोट एन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग ट्रेंड्स। तो ये रेशियो एनालिसिस का ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये बताता है कि जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस टाइम के साथ इम्प्रूव हो रही है या फिर डिक्लाइन हो रही है, तो ये ट्रेंड बताता है उसका। तो ये बिल्कुल रेशियो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है शोइंग चेंजेस। शोइंग चेंजेस मीन्स जो फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको रेशियो एनालिसिस जो वो है रेशियो एनालिसिस की हेल्प से उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं फाइनेंशियल पोजीशन में। जैसे लिक्विडिटी इम्प्रूव हुई है या कम हुई है, जैसे प्रॉफिट है वो बढ़ा है या कम हुआ है, तो ये कौन बताता है? ये चेंजेस बताता है रेशियो एनालिसिस। इंटर फर्म कंपेरिजन, इसका मतलब होता है कि जो एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करना, इंटर फर्म कंपेरिजन। जैसे कंपनी ए का प्रॉफिट रेशियो कंपनी बी से बेटर है या नहीं, तो ये कौन बताया? ये बताता है रेशियो एनालिसिस। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं रेशियो एनालिसिस के और ऑप्शन ए है ये नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।